बच्चों, अब चल रही है आपकी गृह विज्ञान के विषय। गृह विज्ञान के विषय में हमने आपको बताया था कि मैं खंड 2 से हमने प्रारंभ किया था। दूसरी इकाई से हमने पाठ को उठाया था। तो पाठ 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं जल, जल के स्रोत, उसकी प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। तो जल के बारे में आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। कुछ हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, कुछ बरसात का पानी मिलता है। बरसात का स्रोत जो होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से उसकी उपयोगिता तो आप सभी के दैनिक जीवन में जल की उपयोगिता से आप भलीभांति सभी लोग परिचित हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी अशुद्धियों के बारे में। जल में क्यों जल इतना होते हुए भी हमें क्यों जल से संकट का सामना करना पड़ता है। क्यों क्या होता है बच्चों कि बाढ़ आने पर क्या होता है कि जल की तो बहुत ज़्यादा अधिकता हो चुकी होती है उस क्षेत्र में। जैसे कि इस समय असम में आई हुई है, बिहार में कुछ दिन पहले बाढ़ आई हुई थी। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि अभी बिहार में जैसे बाढ़ का वो था, तो वहाँ पे जल की तो अधिकता है, परंतु क्या उस जल को हम अपने दैनिक उपयोग में ला सकते हैं? बाढ़ के पानी को क्या हम उपयोग कर सकते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है नहीं, क्योंकि उसमें क्या होती है, बहुत सारी गंदगी होती है। तो गंदा पानी जो होता है वो हम अपने ना ही पीने के योग्य होता है, ना ही खाने के योग्य होता है, ना ही हमारे दैनिक कार्य के योग्य होता है। तो कितने प्रकार की इसमें वो अशुद्धियाँ होती हैं, कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, किस प्रकार से इसको हम सही कर सकते हैं। आप कौन सा उसमें जो है रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, कौन से प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपका जल शुद्ध हो सके। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अशुद्धियाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर, फिर आपका ऐसे ट्री चार्ट टाइप का बना हुआ है, मतलब दो ऐसे आपकी लाइंस बनी हुई हैं जिसमें पहला लिखा हुआ है 2 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। इसके प्रकार को 2 में हम विभक्त करते हैं, घुलने वाली अशुद्धियाँ और तैरने वाली अशुद्धियाँ। जैसे पॉलीथीन वगैरह, यदि आपके यहाँ नाली में आपने पानी देखा होगा, आपने उसमें तालाब वगैरह में पानी देखा होगा, तो पॉलीथीन जो होता है वो कैसे अशुद्धि होती है, जो कभी भी कहीं भी नहीं घुलती है। अब हर कोई जानता है कि वो क्या होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है पोल्यूटेंट। मतलब कि वो कभी भी आपके ना मिट्टी में घुलता है, बहुत सालों तक जो है वो सच ऐसे ही का ऐसे ही पड़ा रहता है। परंतु कुछ घुलने वाली जैसे मिट्टी इत्यादि चीज़ें होती हैं वो घुल जाती हैं, उसमें कुछ गैस होंगे, कुछ ठोस पदार्थ होंगे जो कि उसमें घुल जाते हैं। परंतु कुछ जो होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि नहीं घुलते हैं उसमें। तो घुलने वाले पदार्थों को फिर हम दो भागों में विभक्त करते हैं, गैस और ठोस पदार्थ। तो गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फेट, वनस्पति तथा पशुओं के घुलित पदार्थ होते हैं। फिर ठोस पदार्थ में आपका आ जाता है अकार्बनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड्स, नाइट्रेट, सीसा और संख्या। ठीक है बच्चों, तो संख्या क्या होता है, कैल्शियम का ही प्रोडक्ट होता है। तो अकार्बनिक कैल्शियम का मतलब क्या हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक कैल्शियम आ जाता है। ठीक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में आपके क्या आ जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब का बच्चों आपने अपनी केमिस्ट्री में, रासायनिक की कक्षा में आपने इन सब का फॉर्मूला पढ़ा होगा। जैसे कैल्शियम को Ca से डिनोट किया जाता है, कैपिटल C लिखा जाता है और छोटा स्मॉल a लिखा जाता है। मैग्नीशियम को कैपिटल M और स्मॉल g लिखा जाता है। ठीक, तो इन सब की आपको सिम्बल्स आपको पता होने चाहिए बच्चों, क्योंकि छोटे में हमेशा कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब चीज़ें ऐसे भी लिख दी जाती हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा इस तरीके से लिखेंगे, तभी मान लीजिए आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको समय का अभाव हो जाता है, तो आप यदि उनका सिंबल केवल संकेत भी लिख देते हैं, प्रतीक लिख देते हैं, तो आपको वहाँ से नंबर मिल जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या आता है बच्चों कि पशुओं व वनस्पति के कण व रोगों के अणु। कार्बनिक में क्या आता है, जहाँ पे कार्बन से बना होता है। कार्बन, हमारा शरीर भी जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ ही तो है, क्योंकि पूरा कार्बन जिसमें कि आपका हाइड्रोजन और इत्यादि चीज़ें होती हैं। तो पशुओं वनस्पति के कण व रोगों का अणु इसमें पाए जाते हैं। फिर होता है आपका अकार्बनिक, मतलब इनऑर्गेनिक पदार्थ हो जाता है, लोहा, मिट्टी, कीचड़ आदि। तो ख आपका दिया हुआ है बच्चों, अशुद्धियों में आपको बता रहा है कि ऐसे कीटाणु जो रोग बढ़ाते हैं ये जल के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार से गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड तथा पेचिस आदि के कीटाणु जो होते हैं वो जल में मिले रहते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे रोग होते हैं जो कि जल की अशुद्धि के कारण फैलते हैं, या जल के माध्यम से फैलते हैं, या टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। तो टाइफाइड गंदा पानी पीने के माध्यम से फैलता है ना, अशुद्ध जल के कारण फैल रहा है। हैजा
जिसको हम कॉलरा भी कहते हैं, पेचिस, अमीबिक डिसेंट्री जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो जल की अशुद्धियों के कारण होती है। तो इन सब बीमारियों के नाम आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। पहले तो आपको बीमारी का नाम पता होना चाहिए, वो किस माध्यम से हो रही है, फिर उसमें कौन से विषाणु या कौन से उसमें बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं, आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। परंतु मोटे तौर पे अभी आप बस इतना जान लीजिएगा कि हैजा, टाइफाइड और पेचिस इत्यादि 3 बीमारियां जो है वो पानी के कारण हो रही हैं, अशुद्ध जल के कारण होती हैं। मिट्टी, रेत के कण, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आदि भी जल में मिलकर जल को अशुद्ध बना देते हैं। मेरे पशुओं की खाल मरे पशुओं की खाल, मलमूत्र आदि जो जल में मिलकर उसको वो भी अशुद्ध बना देते हैं। इसके अतिरिक्त जल में अन्य अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि रंग। जल में लोहे की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, यह पानी को अरुचिकर बना देता है। यह स्नान गृह में चीनी मिट्टी के सामान पर धब्बे डाल देता है। जल में मैग्नीशियम की उपस्थिति भी जल को अशुद्ध बना देती है। यह भी कपड़ों तथा चीनी के बर्तनों पर धब्बे डाल देती है। स्वाद व गंध। यदि अगर हम शुद्ध जल की बात करते हैं तो शुद्ध जल जो होता है वो उसमें क्या होता है, ना ही स्वाद होता है ना ही गंध होती है। तो जल में स्वाद व गंध प्राकृतिक कारणों से, उद्योगों आदि के कारण, मलमूत्र व जल में लगी काई आदि के कारण होती है। शुद्ध जल की यदि हम बात करते हैं तो उसमें ना स्वाद होता है, स्वादहीन और गंधहीन होता है वो। जल को शुद्ध करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं बच्चों, तो हमने आपको बताया भौतिक उपाय होते हैं और रासायनिक उपाय भी होते हैं। ठीक है, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक उपाय भी बताए जा रहे हैं। जल को कई प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। तो भौतिक साधन यदि हम देखते हैं तो सबसे पहला आपको दिखा रहा है, आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं, जल का आसवन विधि है ये। तो आसवन विधि में क्या होता है बच्चों कि पानी को आप देख सकते हैं कोनिकल फ्लास्क बना हुआ है, तिकोना टाइप का आपका ये फ्लास्क है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क दिया हुआ है जो कि नीचे से पेंदी जिसकी गोल होती है, आपकी स्पिरिट लैम्प जलाई गई है और पानी यहाँ से डाला गया है। तो पानी एक तरफ तो उबाला जा रहा है, ये पानी जो होता है ऊपर से फ्लास्क को ढक दिया गया है। तो भाप बनकर जो पानी निकल रहा है उसको एक ट्यूब के थ्रू पास कराया जा रहा है और उस ट्यूब के थ्रू जो है उस पानी को ठंडा करके जो है दूसरी जगह कलेक्ट कर लिया जा रहा है। तो इसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्टिलेशन कहा जाता है, या इसी को हम आसवन विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आसवन विधि में क्या होता है, जल उबालने की विधि जो होती है इवेपोरेशन, या नॉर्मली जो हम घर में अपने यहाँ पानी को उबालते हैं, यदि उसको हम ढक देते हैं किसी प्लेट से ढक देने के बाद जो पानी के बुलबुले आपकी केवल प्लेट पर, जो ऊपर ढकी हुई प्लेट की पेंदी पर जो नीचे की तरफ केवल पानी इकट्ठा होता है वही आपका आसवन जल होता है। लेकिन वो कम मात्रा में हमें घर में उपलब्ध होता है, यदि यही हम लैबोरेटरी में करते हैं तो हमें ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से पानी मिल जाता है। तो जल को उबालना अशुद्ध जल को शुद्ध करने की सबसे सरल एवं सस्ती विधि होती है, क्योंकि उसमें केवल आग जला देना और पानी जो हमारा केवल शुद्ध हो जाता है। इस तरीके से जल उबालने से उसके कीटाणु मर जाते हैं। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि कभी भी जब किसी को कोई रोगी हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसको कहा जाता है कि पानी उबाल कर देना चाहिए, क्योंकि पानी में बहुत सारे विषाणु और कीटाणु पाए जाते हैं जो कि हमारी बीमारी को और बढ़ा सकते हैं। यदि किसी को कम बीमारी है तो उसकी बीमारी और गंभीर कर सकते हैं, यदि गंभीर बीमारी है तो उससे और ज़्यादा दूसरी बीमारियों को उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होने की वजह से शरीर जो होता है वो कमज़ोर हो चुका होता है। तो पानी का हमेशा हमें परहेज़ करना चाहिए, पानी हमेशा हमें शुद्ध ही पीना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पानी हमको साफ़ सुथरा और शुद्ध उपलब्ध हो, क्योंकि पानी के माध्यम से बहुत सारी हैजा, कॉलेरा जैसे टाइफाइड इत्यादि बीमारियाँ आपने देखा कि इससे ही फैलती हैं। तो यही सब बच्चों हमें जानकारी लेने की, जागरूक होने की आवश्यकता होती है। यदि हम जागरूक रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने जीवन में आगे प्रगतिशील कार्यों को कर सकेंगे। जल उबालने से उसके क्या होते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, हानिकारक गैस भी निकल जाती है तथा खनिज लवण भी बर्तन की तली पर बैठ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जल जब गंदा रहता है या उसमें नहीं भी गंदा है, अब आँखों से हमें क्या होता है, नंगी आँखों से तो हमें दिखता नहीं है, नेकेड आई से हम देख नहीं सकते कि उसमें कौन से छोटे छोटे जीवाणु या माइक्रोस्कोपिक उसमें जीवाणु विषाणु पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम उबाल देते हैं तो नीचे आप देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद थोड़ी सी एक परत सी जम जाती है जल को उबालने के बाद। तो वो क्या होती है, यही सब मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि चीज़ें होती हैं जो जल को जो होता है वो अशुद्ध बनाती है। ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो अशुद्ध कर देती है जल को, और हमारे शरीर को इनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो क्या होता है बच्चों कि इसकी तली में ये लवण जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, इससे जल की कठोरता दूर हो जाती है, परंतु ऑक्सीजन निकल जाने से जल स्वाद रहित हो जाता है। इस जल का स्वाद युक्त बनाने के लिए इसे कुछ देर खुली हवा में रख देना चाहिए
अथवा दो बर्तनों में जल को खूब अलट पलट कर देने से जल का संपर्क वायु से हो जाने पर उसके स्वाद में अंतर आ जाता है। तो क्या होता है बच्चों, जब हम जल को उबाल देते हैं तो उसमें जो घुली हुई गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि चीज़ें, जो गैस घुलने वाली जो अशुद्धियाँ थी, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें से उड़ जाती है, चली जाती है, उबल कर बाहर निकल जाती है, तो उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम जैसे पानी को ठंडा करते हैं, एक बोतल से दूसरे बोतल या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अलट पलट करते हैं, तो हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो फिर से पानी में घुल जाती है। इससे घुलने से उसका स्वाद क्या होता है, फिर से तुरंत संपर्क उसका स्वाद का वायु से संपर्क स्थापित करने के कारण उसका स्वाद फिर से अच्छा हो जाता है या अंतर आ जाता है स्वाद में। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि हैजा, पेचिस आदि से बचने के लिए चाहे गांव हो या शहर, सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को जल उबालकर पीना चाहिए। तो यदि उबला हुआ जल नहीं, तो आजकल हम लोग सभी लोग आरओ वाटर जानते हैं। आरओ क्या होता है, वो भी एक क्या करते हैं, जल को शोधन करने के बाद ही उसको प्राप्त किया जाता है। दूसरा आपका दे रहा है भाप द्वारा जल शुद्ध करना। इस विधि में जल को उबालकर किसी नकली भाप को उसकी निकली हुई भाप को एक अलग बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। बस वही है कि भाप जो आ रहा था उसको हम दूसरी जगह इकट्ठा कर लें, तो हमें क्या मिल जाता है, एक शुद्ध जल मिल जाता है। उसे ठंडा करके पुनः जल के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है और इसे ही जल का आसवान कहते हैं। आसवान विधि हमने बताया आपको कि गर्म एक बार पहले उबालते हैं, उसके जो भाप बन चुके होते हैं, भाप बनने के बाद उस पानी को फिर से हम ठंडा कर लेते हैं। भाप बनने की वजह से वो गैस के तरल, ठोस, गैस आपकी 3 अवस्थाएं होती है ना बच्चों, तो गैस अवस्था में पहुंच चुका है, तो गैस से फिर से हम तरल अवस्था में ले आते हैं, तो वो हमको शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। जल के लिए एक यंत्र होता है जिसे आसवान यंत्र कहा जाता है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। जल का आसवान जो दिया हुआ है बच्चों, यदि आपको जल का आसवान विधि को आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो आप इसी डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न पूछता भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आसवान विधि। इस विधि से शुद्ध किया हुआ जल मुख्य रूप से औषधियों तथा इंजेक्शन आदि के काम में लाया जाता है। घरेलू कार्यों में काम में लाने के लिए हम बहुत समय लगाने पर ही पर्याप्त जल मिल सकता है। कारण यह है कि आसवान विधि से बूंद बूंद करके जल एकत्र होता है, अर्थात उसकी धीमी गति के कारण ही उसका लाभ उठा पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जहाज़ों पर पीने के जल के अभाव में समुद्र के जल को इसी विधि से पीने योग्य बना लिया जाता है। यदि आप जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं, पानी के जहाज़ से, तो बहुत दूर दूर तक यात्राएं की जाती है, उसमें महीनों महीनों तक जहाज में रहते हैं लोग, तो कितना पानी कोई लेकर जाएगा। तो हमारे अगल बगल तो पूरा ही पूरा समुद्र होता है, तो उसमें से हम पानी को निकाल लेते हैं और उससे नमक को, लवण को अलग कर लिया जाता है, उबाल कर पानी को छान कर साफ कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जल का वहाँ उपयोग कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, ये अल्ट्रावायलेट यूवी ट्रीटेड वाटर्स जो होता है बच्चों, आप ध्यान दिए होंगे, आरओ जिनके यहाँ लगा होता है, कभी कभी उसमें यूवी वाला आरओ होता है। अल्ट्रा वायलेट, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है। आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, कैंटारो यूवी वाला दिखाता है आपको। तो यूवी से जब हम ट्रीट कर देते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों से जब उसको हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसका उपचार कर देते हैं, तब भी जल हमारा जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। इस विधि में बड़े बड़े यंत्रों द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों में संपर्क में लाया जाता है। इस संपर्क से जल शुद्ध हो जाता है। एक्वागार्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखिए, आपका लिख दिया है यहाँ पे कि एक्वागार्ड इत्यादि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई आपकी भौतिक क्रियाएं, भौतिक विधि के द्वारा कैसे हम जल को शुद्ध कर लिए। अब रासायनिक में क्या आ जाता है बच्चों, कि हम क्या क्या चीज़ें डालकर उसको साफ कर सकते हैं। जैसे अवक्षेपक द्वारा फिटकरी और निर्मली। तो फिटकरी बहुत ही, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि यदि पानी गंदा रहता है तो उसमें फिटकरी डाल देने से उसकी अशुद्धियाँ जो होती हैं नीचे तली में बैठ जाती हैं। जीवाणु मरते तो नहीं हैं, परंतु क्या हो जाते हैं, संज्ञा शून्य हो जाते हैं। जीवाणु ऐसा नहीं है फिटकरी डालने से मर जाते हैं, परंतु जीवाणु जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। तो हम धीरे से ऊपर के पानी का प्रयोग में ला सकते हैं। निर्मली क्या होता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। ये वृक्ष से मिलने वाला फल है। इसको पानी भरने वाले बर्तन के चारों ओर रगड़ देने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। जीवाणु नाशक पदार्थों द्वारा, इसकी क्या विधियाँ निम्नलिखित हैं। तो लाल दवा कौन सी होती है बच्चों, तो पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं। KMnO4 का इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम का फॉर्मूला K होता है और परमैंगनेट का मतलब MnO4 हो जाता है। Mn मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कह सकते हैं।
तो 1000 लीटर में जो है पर्याप्त मात्रा में केवल 5 ग्राम डाला जाता है। ये नहीं कि ज़्यादा हम डाल दें, ज़्यादा डाल देने से वो और ज़्यादा घातक हो सकता है। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक इन रासायनिक पदार्थों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। कोई कोई बहुत कम अमाउंट में प्रयोग में लाया जाता है, कोई ज़्यादा संख्या में, कोई ज़्यादा अमाउंट में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान देकर हमें करना चाहिए। यह हैजे को रोकने में सहायक होती है लाल दवा। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा। ब्लीचिंग पाउडर जो होती है वो क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, चूने में मिलाकर ब्लीचिंग पाउडर को तैयार किया जाता है। ये कीटाणुनाशक तो होती ही होती है और इसको जल में मिलाने से इसका जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। आयोडीन या कीटाणुनाशक है, यह पानी को विसंक्रमित करने के लिए बाजार में गोली के रूप में तथा तरल दोनों ही रूप में मिलता है। तूतिया क्या होता है बच्चों, ये बहुत बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। बहुत शक्तिशाली जीवाणुनाशक होता है, जीवाणु को मारकर नीचे बैठा देता है। इस प्रकार से छान लेने पर पानी जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो हैजा, मोती झरा और पेचिस इत्यादि के जो जीवाणु होते हैं इससे नष्ट नहीं होते हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए कि तूतिया डालने से क्या होता है कि इस तरह के जीवाणु जो होते हैं, इन बीमारियों के जीवाणु इससे इतनी आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। ओजोन, क्लोरीन, रस कपूर और कार्बोलिक एसिड तथा चूना, ये सब का भी प्रयोग करने से क्या होता है बच्चों कि हमारा जल जो होता है वो शुद्ध रासायनिक माध्यम से शुद्ध हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर आगे आप देख रहे हैं कि यांत्रिक साधन कुछ लिखे हुए हैं कि यांत्रिक साधन का भी प्रयोग करने से हमारा जल जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो अशुद्धियाँ कितने प्रकार की हो गई आपकी, तो 2 प्रकार की अशुद्धियाँ हो गई, घुलने वाली, तैरने वाली। गैस और तरल ठोस की कौन सी घुल जा रही है, कौन सी नहीं घुल रही है, इससे कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं, उसका हम किस प्रकार से भौतिक साधन से उसको हम किस प्रकार से जल को शुद्ध कर सकते हैं। एक तो उबाल कर, आसवान विधि द्वारा, और रासायनिक विधियों में आपके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं रसायनों के, जैसे कि लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, आपका क्लोरीन, कपूर, तूतिया इत्यादि चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सब बच्चों आप थोड़ा थोड़ा सा आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या पूरा प्रश्न भी आपका एक कंप्लीट प्रश्न भी आ सकता है कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं जल में, इत्यादि चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आएगा आप उसको संपर्क कर सकते हैं, और बाकी के लिए आपको अगली क्लास में आपको इसके आगे का बताया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।